नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, हम पिछले कुछ वीडियोज में बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। अब तक इस पे 3 सीरीज आ चुकी है और यह चौथा वीडियो है। तो अगर आप तक आपने पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे वीडियो सेक्शन में वो उपलब्ध है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रों की। तो राजस्थान के 4 भौगोलिक प्रदेश हैं, जिनमें से इस वीडियो में हम एक भौगोलिक प्रदेश के ऊपर चर्चा करेंगे और उस क्षेत्र का नाम है मरुस्थल, थार का मरुस्थल। तो चलिए शुरू करते हैं। उच्चावच और जलवायु के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। उच्चावच का मतलब है समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो, और जलवायु का मतलब जैसी वहाँ की परिस्थितियाँ। उसके आधार पर राजस्थान को 4 भौगोलिक भागों में या भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। नाम याद रखें: मरु, मेरु, माल और मैदान। मरु, मेरु, माल और मैदान। मरु का मतलब है मरुस्थल। मेरु से अरावली है, अरावली का नाम मेरु है, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। माल का मतलब है दक्षिणी पूर्वी पठार, और ये माल इसलिए है क्योंकि ये मध्य प्रदेश के मालवा के पठार का ही हिस्सा है, इसलिए ये माल प्रदेश। और मैदान जो पूर्वी मैदान है। तो 4 भाग हो गए: मरु, मेरु, माल और मैदान। ये इनकी जो जलवायु है उसके आधार पर वर्गीकरण है और उच्चावच यानी कि ऊंचाई के आधार पे है। तो मैंने साथ में एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे देखिए, ऊंचाई जैसे हाईएस्ट जो ऊंचाई है, तो जो जिसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है वो मेरु में आएगा, यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों में आ जाएगा। फिर जिसकी ऊंचाई पर्वतों से थोड़ी कम होगी और वो पठारी भाग में आएगा, जिसको हम माल कह रहे हैं। और मैदान और मरुस्थल, इनकी ऊंचाई तो लगभग बराबर होती है। मैदान और मरुस्थल की जो समुद्र तल से ऊंचाइयां हैं वो लगभग बराबर हैं, लेकिन इनकी जलवायु अलग अलग होती है कि जो मरुस्थल है वो सूखा रहेगा और जो मैदान है वहाँ पे पानी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। तो ये उच्चावच और जलवायु के आधार पर 4 भाग: मरु यानी मरुस्थल, मेरु यानी अरावली, माल यानी दक्षिणी पूर्वी पठार और मैदान का मतलब है पूर्वी मैदान। अब ये जो 4 भाग मैंने बनाए, इनके बारे में हम एक वीडियो में पूरा डिटेल से अध्ययन करेंगे, लेकिन फिलहाल अगर इन 4 को एक साथ देखें तो पहले क्षेत्रफल। तो मरुस्थल जो है वो राजस्थान के संपूर्ण क्षेत्रफल का 61.11% हिस्से पर फैला हुआ है। ये सारणी एग्जाम में सीधे डाटा पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल याद रखें। मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है वो 61.11% है, अरावली 9% है, पूर्वी मैदान 23% है और दक्षिण पूर्वी पठार 6.89% है। तो ये क्षेत्रफल। इसके बाद में जनसंख्या। तो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% जनसंख्या मरुस्थलीय क्षेत्र में रहती है, 10% अरावली पर रहती है, 39% पूर्वी मैदान पर रहती है और 11% दक्षिण पूर्वी पठार के हिस्से में रहती है। इसके बाद मिट्टी की बात करें तो मरुस्थल में रेतीली मिट्टी होती है, जिसको बलुई रेत कहते हैं। अरावली का जो क्षेत्र है उसमें पर्वतीय और पूर्वी मैदान में जलोढ़ और दोमट मिट्टी इसमें पाई जाती है। और दक्षिण पूर्वी पठार में काली मिट्टी है, जिसको रेगुर या रेगुड़ भी कहते हैं। तो ये मिट्टी है। जलवायु, मरुस्थल शुष्क और अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु का होता है, जबकि अरावली का जो क्षेत्र है वो उप आर्द्र जलवायु वाला है। पूर्वी मैदान आर्द्र है और दक्षिण पूर्वी पठार अति आर्द्र जलवायु का है। तो एक बार फिर से देख लीजिए: मरुस्थल 61.11%, अरावली 9%, पूर्वी मैदान 23% और दक्षिण पूर्वी पठार 6.89%। जनसंख्या मरुस्थल में 40%, अरावली में 10%, पूर्वी मैदान में 39% और दक्षिण पूर्वी पठार पर 11% जनसंख्या पाई जाती है। मिट्टी, मरुस्थल की बलुई रेत या रेतीली मिट्टी, अरावली पर पर्वतीय मिट्टी, पूर्वी मैदान पर जलोढ़ या दोमट मिट्टी और दक्षिण पूर्वी पठार पर काली या रेगुर मिट्टी। जलवायु की बात करें तो मरुस्थल की जलवायु शुष्क और अर्ध शुष्क प्रकार की, अरावली में उप आर्द्र प्रकार,
पूर्वी मैदान में आर्द्र प्रकार और दक्षिण पूर्वी पठार पर अति आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ये चारों प्रदेश हैं, एक बार आप भी इसको देख लीजिए दोबारा। अब बात करते हैं, सर्वप्रथम वी.सी. मिश्रा ने 1966 में भारत का भूगोल नाम की पुस्तक लिखी और उसमें राजस्थान को भौतिक भागों में बांटा था। तो सर्वप्रथम जो राजस्थान के भौतिक वर्गीकरण का जो कार्य था वो वी.सी. मिश्रा ने किया और 1966 में किया। उनकी पुस्तक का नाम था भारत का भूगोल। उसके बाद अगला प्रयास किया 1968 में ए.के. सेन ने, और उन्होंने भी राजस्थान को भौतिक भागों में बांटने का प्रयास किया। उसके बाद 1971 में रामलोचन सोलंकी, तो ये तीसरे व्यक्ति हैं रामलोचन सोलंकी, और इन्होंने भी राजस्थान का भौतिक विभाजन करने का कार्य किया है। तो तीन व्यक्ति हैं, तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहले वी.सी. मिश्रा, इसके बाद में ए.के. सेन और उसके बाद में रामलोचन सोलंकी। वी.सी. मिश्रा, ए.के. सेन और रामलोचन सोलंकी, इन तीन व्यक्तियों ने राजस्थान का भौतिक विभाजन करने का कार्य किया है। राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थल वो 33 सागर का अवशेष है, उसका अवशेष माना जाता है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि भारत के अंदर अंगारा लैंड का कोई भी भाग नहीं है, लेकिन गोंडवाना लैंड और 33 सागर के अवशेष भारत के अंदर पाए जाते हैं, जिनमें से जो मरुस्थल है वो 33 सागर का अवशेष है। यह मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला, जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा रहती है, घनी आबादी वाला मरुस्थल है और सबसे नवीनतम मरुस्थल है। यहाँ पर मिट्टी जो पाई जाती है वो बलुई मिट्टी होती है, अभी बात की थी। और पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को चेलिस्तान कहा जाता है, ये बिल्कुल नाम याद रखें, चेलिस्तान। पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को चेलिस्तान कहा जाता है। तो फिर से देख लीजिए, वी.सी. मिश्रा ने सबसे पहले भारत का भूगोल पुस्तक में इसका भौतिक वर्गीकरण करने का प्रयास किया। इसके बाद ए.के. सेन और रामलोचन सोलंकी। और अगर हम पुराने जो अवशेष थे उसके आधार पे बात करें तो पश्चिमी जो मरुस्थल है, यानी कि जो थार का मरुस्थल है, वो 33 सागर का अवशेष है और ये दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है और सबसे नया मरुस्थल है। यहाँ की मिट्टी बलुई मिट्टी है और इसको पाकिस्तान में चेलिस्तान कहते हैं। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अरावली के पश्चिम में ये जो पश्चिमी मरुस्थल है, इसमें कुल 13 जिले हैं। कुल 13 जिले, अगर राजस्थान के मैप में अगर अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में देखा जाए तो कुल 13 जिले आते हैं, जिनमें से 12 जिले मरुस्थलीय हैं। 12 जिले मरुस्थलीय हैं। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है कि हाल ही में किस जिले को मरुस्थलीय घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ को वर्तमान में ही मरुस्थलीय जिला माना गया है। तो कुल 12 जिले मरुस्थलीय हैं और वैसे कुल जिले जो आते हैं वो कितने हैं? 13। तो ये दोनों आंकड़े याद रखें, कुल जिले 13 और मरुस्थलीय जिले 12। वर्तमान में नया जोड़ा गया है वो कौन सा है? हनुमानगढ़। अब जो 12 जिले हैं उनकी बात करते हैं। राजस्थान के मरुस्थलीय जिले, कुल जिले 12। संभाग के हिसाब से देखें तो बीकानेर संभाग में आएगा बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर। ये चारों जिले मरुस्थल में हैं। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर और पाली। शेखावाटी क्षेत्र में सिक्कर और झुंझुनू और अजमेर संभाग में नागौर। यहाँ पर नोट ये याद रखना है कि सिरोही मरुस्थल में नहीं है। तो ये प्रश्न आया हुआ है एक बार, जिसमें दिया था कि निम्न में से कौन सा जिला मरुस्थलीय क्षेत्र में नहीं है, तो वहाँ पर सिरोही भी ऑप्शन था और बाकी के थे। तो आपको याद रखना है कि सिरोही मरुस्थलीय क्षेत्र नहीं है। तो फिर से देखिए, बीकानेर संभाग में बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर। जोधपुर में जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर और पाली। शेखावाटी क्षेत्र में सिक्कर और झुंझुनू। अजमेर संभाग में नागौर और सिरोही मरुस्थलीय जिला नहीं है। अब मरुस्थल को विस्तार से पढ़ें, इसके पहले कुछ मुख्य पॉइंट्स। तो इसका जो क्षेत्रफल है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% है।
यहाँ पर राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है और यहाँ की मिट्टी बलुई मिट्टी है, ये अभी हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो वर्षा का औसत है वो 20 से लेकर के 50 सेंटीमीटर के बीच में रहता है। 20 से लेकर के 50 सेंटीमीटर के बीच में रहता है। नोट कीजिए, यहाँ पर केवल मरुस्थल की बात कर रहा हूँ। मरुस्थल को आगे हम 2 भागों में बांटेंगे, शुष्क और अर्धशुष्क। तो ये 0 से 25 और 25 से 50 2 अलग अलग भागों में बटेगा। तो जो औसत है वो रहता है 20 से 50 सेंटीमीटर। मरुस्थल की प्रमुख फसल वह है बाजरा, मोट और ग्वार। प्रमुख उद्यान वह है राष्ट्रीय मरु उद्यान। प्रमुख नदी लूणी नदी। प्रमुख नहर इंदिरा गांधी नहर। और इसका ढाल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि राजस्थान के मरुस्थल का ढाल किस दिशा में है? तो यह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। अब अगर आप इसको भूल भी जाएं तो मैं आपको परमानेंट तरीका बताता हूं, आप कभी नहीं भूलेंगे। साइड में एक चित्र बनाया है, इस चित्र को देखिए, चारों तरफ 4 दिशाएं हैं। अब आपको याद होगा कि लूणी नदी अजमेर की पहाड़ी से निकलती है। अजमेर की नाग पहाड़ी से लूणी नदी निकलती है और फिर वह जो 6 जिलों से बहती बहती आपके कच्छ के रण में जाकर के चली जाती है। तो यहाँ पर ये इस दिशा में जा रही है। इसका मतलब आप नक्शे में देखिए कि नॉर्थ ईस्ट के बीच से लूणी नदी निकलती है और साउथ वेस्ट की तरफ जा रही है। तो यही इसका ढाल है। मरुस्थल का ढाल वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर है, यानी कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। तो कुल क्षेत्रफल 61.11%, जनसंख्या 40%, मिट्टी बलुई मिट्टी, वर्षा 20 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक औसत है। प्रमुख फसल बाजरा, मोट, ग्वार। प्रमुख उद्यान राष्ट्रीय मरु उद्यान। प्रमुख नदी लूणी नदी। प्रमुख नहर इंदिरा गांधी नहर। ढाल है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। अब बनावट के आधार पर मरुस्थल के प्रकार देखें तो 2 प्रकार के होते हैं। एक है शुष्क मरुस्थल और एक है अर्ध शुष्क मरुस्थल। 2 प्रकार के मरुस्थल। शुष्क जिसमें 0 से लेकर के 25 सेंटीमीटर वार्षिक औसत बरसात होती है और अर्ध शुष्क में 25 से लेकर के 50 सेंटीमीटर तक बरसात होती है। शुष्क की विशेषता है कि यहाँ पर बालू का स्तूप पाए भी जाते हैं और नहीं भी पाए जाते हैं, यानी कि बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र भी है और मुक्त क्षेत्र भी है। जबकि अर्ध शुष्क वाले में घग्गर का मैदान, यानी कि घग्गर नदी का मैदान, शेखावाटी का अंत्य प्रवाही वाला क्षेत्र और लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र, ये अर्ध शुष्क में आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है, शुष्क में और अर्ध शुष्क में। शुष्क में और अर्ध शुष्क में। तो बनावट के आधार पर मरुस्थल के प्रकार 2 प्रकार हुए, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल जहां पर 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र भी होते हैं, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र भी होते हैं। जबकि अर्ध शुष्क उसमें 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है और घग्गर नदी का जो मैदान है, शेखावाटी का अंत्य प्रवाही क्षेत्र यानी कि जो तोरावाटी है, लूणी बेसिन यानी कि गोडवार प्रदेश, ये सभी अर्ध शुष्क मरुस्थल में आते हैं। और इम्पोर्टेंट चीज, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मरुस्थल को 2 बराबर भागों में बांट देती है, एक शुष्क में और एक अर्ध शुष्क। अब शुष्क मरुस्थल की बात करते हैं। अभी हमने देखा 25 सेंटीमीटर से कम, यानी कि 0 से 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला जो प्रदेश है, जो स्थान है, उसको शुष्क मरुस्थल कहते हैं। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले प्रदेश को शुष्क मरुस्थल कहते हैं। और शुष्क मरुस्थल फिर से 2 प्रकार का होता है, अभी अपन ने बात की थी। एक तो वो जिसमें बालू का स्तूप होते हैं और एक वो जिसमें बालू का स्तूप नहीं होते हैं। तो सबसे पहले बालू का स्तूप को समझ लीजिए। बालू का स्तूप का मतलब है बालू के स्तूप, स्तूप यानी टीले, और बालू का मतलब है रेगिस्तान की जो मिट्टी होती है, जो रेत होती है वो। तो सिंपल शब्दों में बात करें तो बालू का स्तूप का मतलब है रेत के टीले। तो ऐसा मरुस्थल जहां पर रेत के टीले पाए जाते हैं वो तो बालू का स्तूप युक्त होगा, और जहां पर रेत के टीले नहीं पाए जाते हैं वो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र होता है। तो पहले बालू का स्तूप युक्त देखते हैं। तो ये जो कुल मरुस्थल है उसका 58.5% बालू का स्तूप युक्त है, यानी कि रेत के टीले पाए जाते हैं। तो इस क्षेत्र में टीले पाए जाते हैं
जैसे कि गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, जोधपुर, इन जिलों में ज्यादातर जगह पर रेत के टीले पाए जाते हैं। तो 58.5% जो मरुस्थल है वो बालू का स्तूप युक्त होते हैं। बालू का स्तूप मुक्त 41.5%, 58.5 तो वो हो गया, और 41.5% बालू का स्तूप मुक्त होते हैं। मुक्त का मतलब यहाँ पर टीले नहीं होते। तो टीले नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होती हैं, चट्टानें होती हैं, पथरीली जमीन होती है। तो यह क्षेत्र चट्टानों युक्त होता है, पथरीला होता है, जैसे कि जैसलमेर और बाड़मेर के कुछ स्थान। इसको हमादा कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिए, इसलिए मैंने इसको अलग कलर दिया है कि जो बालू का स्तूप मुक्त जो क्षेत्र होता है, जो पथरीला रेगिस्तान है, तो इसको हमादा कहते हैं। इस क्षेत्र में जुरासिक काल के अवशेष पाए जाते हैं। बालू का स्तूप जो मुक्त है, हमादा जो है, इसमें जुरासिक काल के यानी कि डायनासोरों के जमाने के अवशेष पाए जाते हैं। और बेस्ट एग्जांपल है जैसलमेर जिले में आकल वुड फॉसिल पार्क। आकल गांव है, वुड का मतलब है यहाँ पर लकड़ी, फॉसिल का मतलब है जीवाश्म, और पार्क का मतलब पार्क। ये एक ऐसा पार्क है जहां पर जुरासिक काल की लकड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, और उस गांव का नाम है आकल और जिला है जैसलमेर। तो दो प्रकार के बालू का स्तूप हो गए, दो प्रकार के मरुस्थल हो गए, बालू का स्तूप युक्त और मुक्त। युक्त है 58.5% और इसमें टीले पाए जाते हैं गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, जोधपुर, इन इलाकों में। और जहां पर नहीं पाए जाते हैं वहां पर चट्टानें होती हैं और पथरीली जमीन होती है। इसको हमादा कहते हैं, जैसे कि जैसलमेर और बाड़मेर। यहाँ पर जुरासिक काल के अवशेष पाए जाते हैं, और बेस्ट एग्जांपल था जैसलमेर जिले का आकल वुड फॉसिल पार्क। अब बात करते हैं बालू का स्तूपों के प्रकारों की। तो यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पर आपको एक तो नाम याद रखना है कि ये नाम पूछ लेता है कि ये क्या चीज है। तो पहले देखिए आकृति और चित्र। पहले वाले चित्र में आपको चांद की जैसी आकृति नजर आ रही है। ये पवन की दिशा है कि अगर आपकी स्क्रीन के अनुसार हवाएं राइट से लेफ्ट की ओर आएंगी, राइट से लेफ्ट की ओर आएंगी, और उसी दिशा में आपका जो टीला है वो मुड़ जाएगा। उसके जो टीले का जो मिट्टी का जमाव होगा वो इसी तरीके से होगा, अर्धचंद्राकार प्रकार का। तो इस प्रकार का जो स्तूप बनता है उसको कहते हैं बरखान। बरखान हवा की दिशा में, जिस तरफ हवा की दिशा है उसी तरफ उसकी भुजाएं निकली हुई हैं। अगर इस प्रकार का बालू का स्तूप है तो वह कहलाता है बरखान। और इस प्रकार के जो स्तूप है वो ज्यादातर शेखावाटी यानी कि चूरू जिले के अंदर ज्यादा पाए जाते हैं। तो बरखान जब हवा की दिशा की तरफ वो मुड़े हुए होते हैं भुजाएं, और ये शेखावाटी क्षेत्र में ज्यादा पाए जाते हैं। फिर है अगला अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ का मतलब होता है समकोण, 90 डिग्री पर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है पवन की दिशा और जो टीला बन रहा है उसकी दिशा, दोनों एक दूसरे के क्रॉस में हैं, समकोण पर है, 90 डिग्री पर है। तो इस प्रकार का होता है, उसको अनुप्रस्थ कहते हैं। और ये बाड़मेर और जोधपुर जिलों के अंदर ज्यादा बनते हैं। तीसरे में देखिए, जिस तरफ हवा की दिशा है उसी तरफ टीले की दिशा है। तो जब हवा और टीला दोनों एक दूसरे के समानांतर होते हैं तो इस प्रकार के जो बालू का स्तूप होते हैं उनको अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहते हैं। और इस प्रकार के बालू का स्तूप जैसलमेर में बनते हैं। तो अनुप्रस्थ इसमें हवा की दिशा के 90 डिग्री पर बनता है, और अनुदैर्ध्य जिसमें हवा की दिशा में ही टीला बन जाता है वो अनुदैर्ध्य कहलाते हैं, और ये जैसलमेर में बनते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, पैराबोलिक। ये भी अर्धचंद्राकार है। अब ऊपर पहले को वापस देखिए, बरखान को। बरखान की जो भुजाएं हैं वो हवा की दिशा में हैं, जबकि पैराबोलिक में जो हवा की दिशा, बालू का स्तूप की जो दिशाएं हैं वो हवा की दिशा के विपरीत दिशा में हैं। तो ये अगेंस्ट में आ जाता है, यानी कि बरखान का जस्ट अपोजिट बनता है। इसको पैराबोलिक कहते हैं। फिर देखिए अगला है ताराकार, यानी कि तारानुमा या ताराकार। तो ये कब बनते हैं? तो बीच में आप इस चित्र को जब आप ढंग से देखेंगे तो बीच में मैंने लिखा है हमादा। यहाँ पे एक तारे जैसी आकृति है।
और हमादा मैंने अभी आपको बताया था कि जो पथरीली चट्टानें होती हैं उस पर जो मरुस्थल होता है उसको हमादा कहते हैं। तो यहाँ पर जो जैसे तारेनुमा संरचना है, इसको आप एक पत्थर मान लीजिए, एक बड़ी चट्टान मान लीजिए, और इसके जो कट्स हैं, जो भुजाएं हैं, इसके बीच में वो पत्थर के चारों तरफ जो बची हुई जगह होती है वो है। तो हवा के साथ जब मिट्टी उड़ करके आएगी तो पत्थर के अंदर तो घुस नहीं पाएगी, लेकिन पत्थर की चारों ओर जहाँ पर वो कटा पटा पत्थर है वहाँ पर उसको जहाँ भी जगह मिलेगी वो वहाँ पर जमा होना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार के जो बनते हैं वो ताराकार होते हैं और ये सबसे ज़्यादा जैसलमेर में बनते हैं। इसके अलावा श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में भी बनते हैं। तो जैसलमेर में सर्वाधिक बनते हैं और श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में भी बनते हैं। तो ये हमादा यानी पथरीली चट्टान के चारों ओर जब मिट्टी आकर के जमा हो जाती है, टीला बन जाता है, उसको ताराकार कहते हैं। जैसलमेर में सर्वाधिक बनते हैं। अब अगला है स्क्रब कापीस। स्क्रब कापीस इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है कि ये जैसलमेर में सबसे ज़्यादा बनते हैं। और है क्या, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अगर मरुस्थल में छोटे छोटे जो पेड़ हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं, अगर ये उगे हुए हैं तो उस झाड़ी के पास जब हवा गुजरेगी तो उस हवा की जो मिट्टी के कण हैं वो उस झाड़ी से, उसके पत्तों से, डालियों से टकरा करके वहीं रह जाएंगे और उस झाड़ी के पास में छोटे छोटे टीले बन जाएंगे। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा कि ये 3 झाड़ियाँ खड़ी है, उसके पास में छोटे छोटे रेत के टीले से बने हुए हैं। इस प्रकार की जो संरचना बनती है इसको स्क्रब कापीस कहते हैं। तो आपको नाम ध्यान रखने हैं, बरखान, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, पैराबोलिक, तारानुमा, स्क्रब कापीस, ये सारे के सारे क्या हैं, ये बालुका स्तूपों के प्रकार हैं। इसके अलावा एक और प्रकार होता है जिसको सीफ कहते हैं, अभी हम चर्चा करेंगे, तो ये आपको याद रखना है। अब आगे देखिए, बालुका स्तूप जब हवा के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण होता है, यानी मिट्टी एक जगह से उड़ करके दूसरी जगह चली जाती है और वहां पर जम जाती है, तो जो बनने वाली स्थलाकृति है उसको बालुका स्तूप कहते हैं। और ये सबसे ज्यादा जैसलमेर जिले में है। बालुका स्तूप सबसे ज्यादा जैसलमेर जिले में बनते हैं। बरखान के विपरीत या हेयरपिन जैसी आकृति वाला बालुका स्तूप जो है वो क्या कहलाएगा, अभी हमने बात की थी, बरखान के विपरीत आकृति पैराबोलिक होती है, तो ये पैराबोलिक कहलाएगा। और ये राजस्थान में सबसे ज्यादा बनते हैं। बरखान के निर्माण के दौरान जब बरखान बन रहा हो उसी समय अगर हवा की दिशा थोड़ी बदल जाएगी, तो अगर बराबर उसी दिशा में आती रहेगी जिस दिशा में पहले चल रही थी, तब तो दोनों भुजाएं बराबर लंबाई की बनेगी, क्योंकि दोनों तरफ हवा का प्रेशर बराबर रहेगा। लेकिन अगर उसी वक्त हवा की दिशा बदल जाए तो एक भुजा तो छोटी रह जाती है और दूसरी भुजा अपने उस पहली वाली से थोड़ी बड़ी हो जाती है। इस प्रकार का अगर स्तूप बनता है तो उसको सीफ कहते हैं। तो ये भी आप याद रखिए, बिल्कुल बरखान के जैसा ही है, लेकिन एक भुजा छोटी रहेगी, दूसरी भुजा जिस तरफ की हवा बदल जाएगी उस तरफ की हवा के साथ साथ वो भुजा लंबी हो जाती है और इसको सीफ कहते हैं। अब बात करते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल की। ये 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र होता है, इसको अर्ध शुष्क मरुस्थल कहते हैं। इसको फिर से 4 भागों में बांटा जाता है: लूणी बेसिन, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और घग्गर का मैदान। लूणी बेसिन, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और घग्गर का मैदान। सबसे पहले लूणी बेसिन की बात करते हैं। यह लूणी नदी और इसकी सहायक नदियों का प्रवाह क्षेत्र होता है जो पाली, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, जालोर, अजमेर इन जिलों में फैला हुआ है। इस पूरे क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश भी कहते हैं। ये हम पहले भी नदियों वाले सेक्शन में पढ़ चुके हैं। तो ये लूणी और इसके सहायक नदियों का प्रवाह क्षेत्र है जो पाली, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, जालोर, अजमेर इन सब जिलों के अंदर फैला हुआ है और इसको गोडवाड़ प्रदेश भी कहते हैं। राजस्थान का समुद्र तल से सबसे कम ऊंचा जो क्षेत्र है वो सांचौर में है और ये जालोर जिले में पड़ता है। ये समुद्र तल से लगभग 50 मीटर ही ऊंचाई पर है। लूणी बेसिन इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल जाएगी। अगर लूणी बेसिन भी दे सकता है या फिर इसकी जगह आपको दक्षिण पश्चिम राजस्थान भी मिल सकता है। लूणी बेसिन पूछ सकता है और दक्षिण पश्चिम राजस्थान भी पूछ सकता है, क्योंकि दोनों अलग अलग तरीके से पूछे हुए प्रश्न हैं। तो लूणी बेसिन और दक्षिण पश्चिम राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी वो डोरा पर्वत है और डोरा पर्वत जालोर में है। डोरा पर्वत है
लूनी बेसिन की यानी कि दक्षिण पश्चिम राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, और ये जालोर में है, और जालोर के जसवंतपुरा की पहाड़ियों पर डोरा पर्वत है। जालोर के जसवंतपुरा की पहाड़ियों पर डोरा पर्वत स्थित है, और ये लूनी बेसिन का सबसे ऊंचा स्थान है। यहाँ पर बाड़मेर जिले में 56 की पहाड़ियां हैं, जिनका विस्तार जालोर तक है। इनमें ग्रेनाइट पाया जाता है, इसलिए जालोर को ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं। बाड़मेर की 56 की पहाड़ियां जालोर तक जा रही हैं और इनमें ग्रेनाइट पाया जाता है, इसलिए जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। बाड़मेर जिले की 56 की पहाड़ियों में जैनियों का एक प्रमुख स्थान है, जिसको नाकोड़ा जी कहते हैं, इसलिए इन 56 की पहाड़ियों को कई बार नाकोड़ा पर्वत भी कह देते हैं। बाड़मेर में ही हल्देश्वर पहाड़ियां हैं, वहां पर पीपलूद कस्बा है। बाड़मेर में हल्देश्वर पहाड़ियों पर पीपलूद कस्बा है, जिसको मारवाड़ का माउंट आबू, शब्द पे गौर करें, मारवाड़ का तो माउंट आबू या फिर राजस्थान का लघु माउंट आबू कहते हैं। किसे कहते हैं? पीपलूद को कहते हैं। पीपलूद कहाँ है? हल्देश्वर पहाड़ियों पर, और ये पहाड़ियां कहाँ है? बाड़मेर में। राजस्थान का लघु माउंट आबू कहते हैं। ये था लूनी बेसिन। अब बात करते हैं शेखावाटी प्रदेश की। इस प्रदेश को राव शेखा द्वारा बसाया गया था, इसलिए इसको शेखावाटी कहते हैं। यहाँ चूने की विशाल परत स्थित है। यहाँ जमीन में नीचे चूने की विशाल परत है, जिसके कारण यह गर्मियों में अधिक गर्म हो जाता है और सर्दियों में अधिक ठंडा हो जाता है। तो राजस्थान का सबसे ज्यादा जो तापांतर है वो जिला है चूरू। राजस्थान का सबसे ज्यादा तापांतर वाला जिला कौन सा है? चूरू, क्योंकि यहाँ पर जमीन में नीचे चूने की परत है और वो गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है और सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। शेखावाटी में पानी के जो कच्चे कुएं होते हैं उसको जोहड़ कहते हैं। झुंझुनू में जो चारागाह भूमि है उसको बीड़ कहते हैं। और इस क्षेत्र में केवल एक ही नदी बहती है मुख्य रूप से, वो है कांतली नदी, और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है ये तोरावाटी है। कांतली नदी सिक्कर के खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है और इस क्षेत्र में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। इस प्रदेश की यानी कि शेखावाटी प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण जो पहाड़ी है वह है हर्ष की पहाड़ियां। ये सिक्कर के मालखेड़ा से लेकर के दांतारामगढ़ तक फैली हुई हैं। यहाँ यानी कि शेखावाटी प्रदेश में बारिश के दौरान बालूका स्तूपों के बीच बीच में पानी भर जाता है, छोटे छोटे से तालाब से बन जाते हैं, जिसको सर या सरोवर कहते हैं। सर या सरोवर कहते हैं, जैसे सालासर, मानसर, बलियासर। ये बात फिर से देख लीजिए। शेखावाटी प्रदेश राव शेखा के द्वारा बसाया गया था, इसलिए इसको शेखावाटी कहते हैं। यहाँ पर चूने की विशाल परत है, जिसके कारण गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्म, सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंडा होता है, इसलिए यहाँ का तापांतर सबसे ज्यादा है। यहाँ पर कच्चे कुएं को जोहड़ कहते हैं। झुंझुनू में चारागाह भूमि को बीड़ कहते हैं। यहाँ पर एकमात्र नदी कातली बहती है, जिसका प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पहाड़ी है वो है हर्ष की पहाड़ियां, सिक्कर के मालखेड़ा से दांतारामगढ़ तक हैं। बारिश के दौरान यहाँ के जो बालूका स्तूप हैं उनके बीच बीच में पानी की छोटी छोटी तालाब से बन जाते हैं, जिसको सर या सरोवर कहते हैं, जैसे कि सालासर, मानसर आदि। अब बात करते हैं नागौर की उच्च भूमि। जैसा कि नाम है कि नागौर की है, तो यह पूरा क्षेत्र नागौर जिले में स्थित है और यहाँ पर प्राय बालूका स्तूप नहीं पाए जाते हैं। इस क्षेत्र की मिट्टी में नमक अधिक पाया जाता है, जिससे यहाँ अधिकतर झीलें जो हैं वो खारे पानी की हैं। यानी कि राजस्थान की सबसे ज़्यादा जो खारे पानी की झीलें हैं वो अकेले नागौर जिले में हैं। यहाँ के भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिससे फ्लोरोसिस नाम की बीमारी हो जाती है। इस बीमारी से दांत पीले पड़ जाते हैं, हड्डियाँ गलने लग जाती है, पीठ अलग निकल जाती है। इसको कुब्बड़ की बीमारी कहते हैं। इसलिए नागौर अजमेर का जो क्षेत्र है इसको कुब्बड़ पट्टी कहते हैं। कैसे देख लीजिए, ये नागौर जिले में स्थित है। यहाँ पर बालूका स्तूपों का अभाव होता है। इस क्षेत्र की मिट्टी में नमक अधिक पाया जाता है, जिससे यहाँ अधिकतर जो झीलें हैं वो खारे पानी की हैं। यहाँ के भूमिगत जल में फ्लोराइड बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिससे फ्लोरोसिस नाम की बीमारी हो जाती है। इस बीमारी से दांत पीले पड़ जाते हैं,
हड्डियां गलने लग जाती है और कुब्बड़ की बीमारी हो जाती है। इसलिए नागौर अजमेर क्षेत्र को कुब्बड़ पट्टी क्षेत्र कहते हैं। अब बात करते हैं घग्गर का मैदान। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, जहां पर वो नदी बहती है, इसको घग्गर का मैदान कहते हैं। घग्गर नदी का जो पाट है उसको तो स्थानीय भाषा में नाड़ी कहते हैं और इसका जो मैदान है इसको स्थानीय भाषा में बग्गी कहते हैं। तो याद रखें, पाट को तो नाड़ी कहते हैं और मैदान को बग्गी कहते हैं। इसके प्रवाह क्षेत्र की जो मिट्टी है वो जलोढ़ है। इस क्षेत्र में पत्थर की परत है, यहाँ पर मिट्टी में पत्थर ज्यादा है, जिससे पानी ज्यादा नीचे अवशोषित होता नहीं है, नीचे नहीं जाता है, भरा रहता है और कुछ समय बाद वहां पर दलदल बन जाता है। इस दलदल के कारण वहां के वातावरण में जो परिवर्तन होता है उससे एक समस्या पैदा होती है जिसको सेम समस्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन, सेम समस्या कहते हैं। तो पूछ लिया जाए कि सेम समस्या कहाँ होती है, तो आएगा घग्गर का मैदान। और अगर पर्टिकुलर जगह पूछे तो सर्वाधिक जो सेम समस्या है वो हनुमानगढ़ के बड़ो पोल गांव में होती है। बड़ो पोल गांव में होती है। तो फिर से देखो, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र घग्गर का मैदान कहलाता है। घग्गर नदी का जो पाट है उसको स्थानीय भाषा में नाड़ी कहते हैं और इसके मैदान को स्थानीय भाषा में बग्गी कहते हैं। इसके प्रवाह क्षेत्र की मिट्टी जलोढ़ है। यहाँ पर नीचे पत्थर की परत है जिससे पानी नीचे नहीं जाता है और वहाँ दलदल बन जाता है और इस दलदल के कारण पैदा होने वाली समस्या को सेम समस्या कहते हैं। और सर्वाधिक सेम समस्या हनुमानगढ़ जिले के बड़ो पोल गांव में होती है। तो ये हमने बात की। जो मरुस्थल है, मरुस्थल के चार भाग हमने पढ़। लूनी बेसिन पढ़ा, शेखावाटी प्रदेश, नागौर की उच्च भूमि और घग्गर का मैदान। अब बात करते हैं, कुछ और शब्द हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आते रहते हैं और इसी पूरे क्षेत्र से यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित हैं। तो एक एक देखते हैं। पहला है लाठी सीरीज। पाकिस्तान सीमा के पास पोखरण से लेकर के मोहनगढ़ का जो क्षेत्र है, पोखरण से लेकर के मोहनगढ़, जैसलमेर जिले की बात है, उस पूरे क्षेत्र को लाठी सीरीज कहते हैं। 2007 में इस सीरीज की खोज हुई थी और ये खोज काजरी ने की थी, ये भी आप याद रखें। 2007 में काजरी ने इस लाठी सीरीज की खोज की थी। यहाँ पर 80 मीटर तो लंबी और 60 मीटर चौड़ी एक भूगर्भीय जल पट्टी मौजूद है। पानी की एक पट्टी है, इसको लाठी सीरीज कहते हैं। अब कुछ घास है, ये 3-4 बार अलग अलग एग्जाम्स में आ चुकी हैं। नाम याद रखना है, सेवण, लीलण, धामण, करड़, अजान, ये सब घास के नाम हैं और ये सारी की सारी लगभग जैसलमेर जिले में ही उगती हैं। इस लाठी सीरीज के आसपास के क्षेत्र में उगती हैं। तो सेवण, लीलण, धामण, करड़, अजान, ये सब क्या हैं? घासों के नाम हैं। गोडावण पक्षी अपने अंडे सेवण घास पर ही देता है, इसलिए सेवण घास को गोडावण पक्षी की प्रजनन स्थली कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोडावण पक्षी की जो प्रजनन स्थली है वो किसे कहा जाता है? सेवण घास को। और सेवण घास प्राय कहाँ होती है? जैसलमेर। इसके बाद चंदन नलकूप, इसको थार का घड़ा कहते हैं। चंदन नलकूप, थार का घड़ा। जैसलमेर जिले की सम तहसील के चंदन गांव में मीठे पानी का एक कुआं है। जैसलमेर जिले की सम तहसील के चंदन गांव में मीठे पानी का कुआं है, जिससे प्रति घंटे 2.30 लाख लीटर मीठा पानी निकलता रहता है। इसको चंदन नलकूप या थार का घड़ा कहते हैं। तो एक बार फिर से, लाठी सीरीज पाकिस्तान सीमा के पास पोखरण से मोहनगढ़ तक का जो क्षेत्र है वो 80 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा एक भूगर्भीय जलपट्टी है। इसकी खोज 2007 में काजरी ने की थी। सेवण, लीलण, धामण, करड़, अजान, ये सब घासों के प्रकार हैं, घासों के नाम हैं। गोडावण पक्षी अपने अंडे सेवण घास पे देता है, इसलिए सेवण घास को गोडावण पक्षी की प्रजनन स्थली कहते हैं। चंदन नलकूप, इसको थार का घड़ा कहते हैं
और जैसलमेर जिले की सम तहसील के चंदन गांव में मीठे पानी का कुआं है, जिससे प्रति घंटे 2.30 लाख लीटर मीठा पानी निकलता रहता है। अब देखिए नखलिस्तान। मरुस्थल में जहां जल बेसिन पाए जाते हैं उसके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है और इस हरे भरे क्षेत्र को नखलिस्तान या मरु उद्यान कहते हैं। मरुस्थल में जहां जल बेसिन पाए जाते हैं उनके चारों ओर हरियाली पनप जाती है, विकसित हो जाती है, इसको नखलिस्तान या मरु उद्यान कहते हैं। धोरे, जो लहरदार बालू का स्तूप होते हैं, जो रेत के टीले होते हैं जिसके ऊपर लहरें बन जाती हैं, उसको धोरे कहते हैं। पीवड़ा, ये एक प्रकार का सांप है जो पीले रंग का होता है, सबसे ज्यादा जैसलमेर में पाया जाता है और कहते हैं कि ये रात को ज्यादा निकलता है और सोते हुए व्यक्ति के मुंह की सांस में अपना जहर छोड़ता है। ये काटता नहीं है, केवल फूंकार के रूप में जहर छोड़ता है। तो पीवड़ा एक प्रकार का सांप पीले रंग का जैसलमेर में पाया जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट शब्द है मरुस्थल का मार्च। ये मार्च क्या होता है? मरुस्थल का विस्तार होना, मरुस्थल का फैलना, मरुस्थल आगे से आगे जो मरुस्थलीकरण की क्रिया बढ़ती रहती है उसको मरुस्थल का मार्च कहते हैं। इसका सर्वाधिक विस्तार अब वर्तमान में हरियाणा में हो रहा है। इसका विस्तार बरखान बालू का स्तूप के द्वारा अधिक होता है क्योंकि उसकी स्थानांतरण की जो गति है वो अधिक होती है। आपने बालू का स्तूपों में देखा होगा, जिस तरफ हवा की दिशा होती है उसी तरफ उसकी भुजाएं होती हैं, इसलिए वो आसानी से उसी भुजा में उसी दिशा में आगे से आगे बढ़ता रहता है। तो बरखान बालू का स्तूप मरुस्थल का मार्च करने में सबसे ज्यादा सहायता करते हैं और इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। ये ढाल के जस्ट अपोजिट हो गई, जिधर मरुस्थल का ढाल था उसके अपोजिट है और इसको सिंपल से आप इस चित्र में देख सकते हैं। इधर तो जो आपका पाकिस्तान वाली साइड है, यहाँ से मैंने जो एरो दे रखे हैं, यहाँ से बढ़ रहा है और वो आगे जो पहुंच रहा है वो कहाँ पे पहुंच रहा है? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में से होता हुआ आगे निकल रहा है और वो हरियाणा की तरफ जा रहा है। तो इसकी जो दिशा रहेगी वो रहेगी दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट से लेकर के उत्तर पूर्व की ओर। तो नखलिस्तान जहाँ जहाँ जल बेसिन पाए जाते हैं उसके चारों तरफ जो हरियाली विकसित होती है उसको नखलिस्तान कहते हैं। लहरदार बालू का स्तूपों को धोरे कहते हैं। पीवड़ा एक सांप है, पीले रंग का होता है, जैसलमेर में ज्यादा पाया जाता है। और मरुस्थल का विस्तार होना मरुस्थल का मार्च कहलाता है। इसका सर्वाधिक विस्तार हरियाणा की तरफ हो रहा है और ये विस्तार बरखान बालू का स्तूपों के द्वारा अधिक होता है। इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। रन और टाट। मरुस्थल में लवणीय, दलदली और अनुपजाऊ भूमि जो होती है उसको टाट कहते हैं। सबसे ज्यादा जो रन है वो जैसलमेर में है। ताल छापर और परिहारी ये चूरू में है। फलोदी और बाप जोधपुर में है। पोकरण, भाकरी, कनोड़, बरमसर, लवा ये जैसलमेर में है और थोब ये बाड़मेर में है। तो ये रन है, आपको याद रखने। मरुस्थल में जो लवणीय, दलदली, अनुपजाऊ बंजर भूमि होती है उसको रन कहते हैं। सबसे ज्यादा रन जैसलमेर में है। ताल छापर और परिहारी चूरू में है। फलोदी और बाप जोधपुर में है। पोकरण, भाकरी, कनोड़, बरमसर, लवा जैसलमेर में है और थोब जो रन है वो बाड़मेर में है। इसके अलावा बाटाड़ू का कुआं, इसको रेगिस्तान का जल महल कहते हैं क्योंकि संगमरमर से बना हुआ एक कुआं है और ये बाड़मेर में है। तो ये बाटाड़ू का कुआं, रेगिस्तान का जल महल और बाड़मेर में। वैसे जल महल जयपुर में है, ये भी आप याद रखें। तो रन, ये रन जरूर याद रखें। ताल छापर और परिहारी चूरू में, फलोदी और बाप जोधपुर में, पोकरण, भाकरी, कन्नौड़, बरमसर, लवा जैसलमेर में और थोब बाड़मेर में। और बाटाड़ू का कुआं बाड़मेर में और थार का घड़ा यानी कि चंदन नलकूप जैसलमेर में। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ और अभी आप कीजिए